अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू द मदी खान पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में एक बार फिर से एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ये एक ऑथर हैं, एक एंकर हैं, ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं और सूफ़ीज़्म पे भी इनकी बहुत रिसर्च है। तो आज इनके साथ पॉडकास्ट पे हमने इनको बुलाया है। प्लीज़ वेलकम वी हैव ऑन द शो मिस्टर सर अब्बा अली अब्बास साहब। सर कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। बड़े आपके जो है इंतज़ार था कि आप आएँ और बड़ी मज़ेदार। मुझे खुद बड़ा शौक होता है पॉडकास्ट में जाने का और आपकी पॉडकास्ट मैं देख ही रहा हूँ जी, काफ़ी अर्से से। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे खुद आके। तो स्टार्ट इस तरह करते हैं कि आप माशाल्लाह से कितने मुल्क ट्रैवल किए हुए हैं और कितनी आप पाकिस्तान में शहर आपने ट्रैवल किए हुए हैं? तकरीबन कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपने ना देखा हो? नहीं, मुल्क तो खैर अभी तो काफ़ी है, नहीं एरिया भी करीब। बहुत आपने देखे हुए हैं, आम बंदा एक अपने एक लाइफ टाइम में नहीं देख पाता, एक तो मैक्सिमम बंदा देख लेता। जी, जी। तो उसके ऊपर ज़रा बताएँ कैसे, और आप ये प्रमोट भी करते हैं कि यार आप निकले कर मुझे ना पिछले दिनों किसी ने कहा कि आप ना अपनी सीवी भेजें किसी प्रोजेक्ट के लिए ना या कोई चीज़ थी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने 21 कंट्रीज़ और 100 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान देखे हुए हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है काफ़ी इतने आ जाओ ऐसे। अच्छा, तो बताएँ ज़रा कौन-कौन से मुल्क आपने देखे हुए हैं और सबसे अच्छा कौन-सा? देखिए मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था यूके से। हुँ, ठीक है। यूके में गया क्योंकि वीज़ा लगता नहीं था। मेरे कई वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, बल्कि 6-7 कंट्रीज़ ने मेरे वीज़े रिफ्यूज़ किए मेरे। उसके बाद लेकिन मेरे अंदर ज़रा तड़प ज़्यादा थी, ज़िद्दी था मैं। तो मेरा यूके का वीज़ा जब लगा तो बस फिर उसके बाद एक स्टैम्प अच्छी लग गई। उसके बाद वीज़े जो है वो लगने शुरू हो गए। तो आप समझ लीजिए मेरा पहला विज़िट यूके का था। उसके बाद फिर मैं जर्मनी गया, फ्रांस गया, हॉलैंड गया, टर्की गया और फिर मैं कुछ ना कुछ टेक्नीक भी लगाया करता था। जैसे अगर आपने जाना है यूके, तो दरमियान में कौन से कंट्रीज़ आते हैं? उसके दरमियान में 6-7 कंट्रीज़ हैं, जो आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे ओमान है, टर्की है, कतर है, सऊदी अरब है, दुबई है, बहरीन है। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आप दरमियान में आते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। तो आपने टिकट एक ही लेनी है आपने, लेकिन आप दरमियान वाला जो कंट्री है, वो आप फ्री विज़िट कर सकते हैं। अच्छा। आपको टिकट उस एयरलाइन की लेनी है बस। नहीं वो तो आप फिर यानी कि सिर्फ़ एयरपोर्ट पे आप रह सकते। नहीं, आपको पास वीज़ा ऑनलाइन मिल जाता है आपको। अगर आपके पास यूके का, यूरोप का, अमेरिका का अगर वीज़ा है आपके पास, आपको ऑनलाइन यहाँ यूके, यूएस का वीज़ा हो फिर तो आपकी जो है वो। फिर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और वैसे भी अभी कई मुल्क ऐसे हैं पाकिस्तान के जिसके ऑनलाइन वीज़े अवेलेबल हैं, तो आप उसको उस तरह से भी प्लान कर सकते वो तो बहुत गिनती के हैं। हैं। 35 हैं वैसे, हाँ जी। अभी देखें ना 35 भी तो हैं ना अभी। जो लोग ये कहते हैं ना मुझे कि यार कतर उसमें शामिल है ना? कतर भी शामिल है, कतर शामिल है। मलेशिया है उसके अंदर, सिंगापुर है, थाईलैंड है, अच्छा, ये आपको ऑन अराइवल दे दे ऑन अराइवल या ऑनलाइन, ऑनलाइन। श्रीलंका है उसमें, और अज़रबैजान में? अज़रबैजान भी है। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा वैसे दूसरा है स्टिकर वीज़ा, लेकिन लग जाता है आसानी से। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ पहले आप उन कंट्रीज़ में जाएँ जो हाँ, वीज़े आसान हैं। जहाँ आप आसानी से जा सकते। अब हर कोई कहता है जी अमेरिका, यूरोप, यूके, दिमाग में ये आता है। लेकिन यहाँ से अगर हिस्ट्री बनानी शुरू करें तो वीज़ा भी लग जाएगा आपका फिर अमेरिका, यूके, यूरोप का। इस पे थोड़ा-सा बताएँ कि अगर कोई ऑब्वियसली ट्रैवलिंग करने का बड़ा महँगा शौक है। अगर कोई बजट में रह के जो है वो ट्रैवलिंग करना चाहे तो उसका का कोई है आपके पास तरीका? अच्छा यही ना दोस्त मेरे हैं मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं हाफ़िज़ कासिम साहब। वो भी अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं और मुझे ये कहते हैं कि आप ही मुझे साथ लेके जाएँ। मैंने कहा यार मैं तो फ्री जाता हूँ, तो आपके पास कोई ऐसा हुनर बताएँ आप कि किस तरह जा सकते हैं आप? उन्होंने एक चीज़ बताई, मैंने कहा नहीं इसकी कोई डिमांड नहीं है, दूसरी बताई, मैंने कहा नहीं ये भी नहीं। फिर वो कहते हैं मैं नाते पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा बस, काम हो गया आपका। आप यहाँ पे अपना ब्रांड बिल्ड करें, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी नातें आप अपलोड करें, आपको लोग इनवाइट करना शुरू कर देंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, हुँ, उसको अगर आप पोर्ट्रे कर दें सोशल मीडिया पे और थोड़ा-सा आप उस पे मुकाम बना लें, थोड़ी मेहनत कर लें। थोड़ी-सी मेहनत करके थोड़ा मुकाम बनाना पड़ेगा ना आपको। 3-4 साल लगा के फॉलोइंग बना लें अपना एक ब्रांड। नहीं, डिपेंड करता है 3-4 साल का इसमें अरसे की ज़रूरत पता नहीं है मुझे कि कितना टाइम लगता तो जितना टाइम भी है। लगे। मैंने साल में भी देखा है लोगों को बड़े ग्रो किया, लोगों ने बड़ा डेवलप हुए हैं। डिपेंड करता है कि आप अपनी ही फ़ील्ड में क्या डिफरेंट कर रहे हैं थोड़ा-सा। जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने वो अटेंड किया एक म्यूज़िकल शो, वो गाना है उनका ये तूने क्या किया? हुँ, हुँ। क्या नाम है उन एक्टर का सिंगर का? राहत। जवाद बशीर। अच्छा। अब देखिए है वो कव्वाली, लेकिन कव्वाली में उन्होंने जैज़
को इंक्लूड किया और सारी एलीट क्लास जो है ना वो आ गई। पहुंची हुई थी। अब देखिए ना कवाली मुख्तसर जब होती है मुख्तलिफ जगहों पे या तो फ्री हो रही होती है या 400-500 रुपये टिकट होती है, जी। फिर भी लोग इतना इंटरेस्ट से नहीं जा रहे होते। अमूमन हमारे जो कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे फ्री चल रही होती हैं अफ्तारी ये जो कवालियाँ हैं। अच्छा उसने कवाली के साथ जब जैज़ को ऐड किया तो टिकट थी 5,000 रुपये, आगे बढ़ी 10,000 रुपये, एलीट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो कुछ ना कुछ आप जो भी आउट आप ऑफ द कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा अपनी फ़ील्ड में जिससे आप प्रोमिनेंट हो जाएँ। जैसे आप प्रोमिनेंट होंगे, आपको लोग इनवाइट करना शुरू कर देंगे। अच्छा फिर मैंने उनसे कहा कि आप फ़िलहाल जहाँ भी जाओ आप कहीं आपको इनवाइट कर रहे हैं ना लोग, पैसे लिया करें। वो कहते नहीं मैं पैसे नहीं लेता, मैं बस ये रज़ा के लिए करता हूँ मैं। मैंने कहा ये आपको किसी ने मना किया है पैसे लेने में? कहते नहीं मुझे लगता है ये शायद जायज़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने कहा आप ये बताएँ आप किस आलिम को मानते हैं अपने? मेरे को शायद आप ना मानें जिनको मैं मानता हूँ, आप किसको मानते हैं? वो कहते हैं जी मैं इनको मानता हूँ। मैंने इनको कहा जी फ़ोन करें, स्पीकर पे ऑन किया। तो मैंने उनसे कहा इनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछें कि क्या नाक का हदिया लेना जायज़ है या नाजायज़ है? उन्होंने कहा जायज़ है। फ़ोन बंद हुआ। वो कहते हैं मैं तो सारी ज़िंदगी इस मुग़ालते में मैंने ज़िंदगी गुज़ार दी कि ये शायद नाजायज़ है। तो हमें बहुत सारे अपने ऊपर ऐसे भी काम अपने थोपे हुए हैं जो कि हैं जायज़, लेकिन हमें वो नाजायज़ करके हमने वो किए नहीं। अच्छा चलिए इस पे थोड़ा-सा बताएँ, आपने माशाल्लाह इतने मुल्क घूमे हुए हैं, तो सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन-सी लगी? और वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक और ये भी बताएँ कि आपको क्या लगता है बाहर के ममालिक में ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है? या पाकिस्तान बाकी मुल्कों से क्यों पीछे है? इन दोनों पे ज़रा आप रोशनी डालें। अच्छा देखिए मेरा पहला लव यूके था जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो मुझे तो यूके के साथ बड़ी मोहब्बत है। अच्छा। क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की सड़कें, सफाई, गोरियाँ देखने का भी तो जवानी में शौक होता है ना बंदे को, कि गोरियाँ देखें हैं, वो एक बड़ा क्रेज़ था। उसके अलावा वहाँ पे ना हर वक़्त कोई ना कोई एग्ज़िबिशन, लेक्चर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। स्पिरिचुअलिज़्म पे, इंटरफ़ेथ हार्मनी पे, तो ये मेरा शौक था। मैंने वो मुझे वहाँ की ठंड भी जो है बड़े मज़े की है वहाँ पे सुना नहीं है। ठंड मज़े की नहीं है वैसे वहाँ पे ठंड वहाँ पे मिज़रेबल है। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ़ अच्छे महीने होते हैं 4, उसके अलावा जो 8 महीने हैं वहाँ में शदीद ठंड पड़ती है और उसमें मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ जब भी आपने कहीं भी जाना है तो मौसम को सबसे पहले आप देखें, तो आपका ट्रिप बड़ा मज़ेदार गुज़रेगा। अगर आप कमरों में बैठे रहे, थिएटर के सामने तो क्या मज़ा आएगा आपको? ज़ाहिर-सी बात है, आप जा रहे थे घूमने-फिरने, इतने पैसे लगा के, तो आपने बाहर निकलना ही है। निकलना है ना? अच्छा, आपने वो वीडियो आई थी या मैंने देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि मेक्सिको के वो जो व्हाइट सैंड बीच जी, जी। डेज़र्ट था, वो बड़ा यूनिक है, और आप बता रहे थे कि सिर्फ़ इस तरह की डेज़र्ट सिर्फ़ 2 ही जगह है, एक मेक्सिको में और एक स्कर्दू में। हम असल में ये अमेरिका और मेक्सिको मिक्स कर लेना इसको कि ये बॉर्डर में है उसके। तो वो व्हाइट सैंड मैंने कहा यार व्हाइट सैंड कैसे हो सकती है कोई? बस मुझे किसी ने बताया तो मैंने कहा चलें, हुँ। मैं चला गया देखने के लिए। तो मेरी ख़ैर वहाँ पे बड़ा मेस्मराइज़िंग था वैसे। वहाँ पे जो आसमान था वो भी आप हैरान होंगे इस बात पे कि वो व्हाइट था। अच्छा। क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आ रही थी नीचे से और ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान भी वाइट है। जैसे अभी मैं न्यूयॉर्क होके आया ना, तो सारी बर्फ़ थी। तो जब आसमान की तरफ देखते तो वो भी वाइट लगता था। वो बड़ा मेस्मराइज़िंग था और मुझे बड़ा शौक होता है ऐसा काम करने के लिए जो कि डिफरेंट हो, जो नया हो कुछ। अच्छा ये बताएँ, जो जैसे मैंने पूछा कि बाकी मुल्कों में आपको क्या लगता है अच्छा हाँ, डिफरेंस दो 2-3 है। पाकिस्तान में नहीं है? एक तो सिविक सेंस है, बड़ी बुनियादी डिफरेंस है। धक्के मारना लोगों को, गाड़ियाँ आगे-पीछे लेके जानी। ये मैंने देखा कि जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, इवन इसको मैं अमीर और गरीब कंट्रीज़ में शुमार नहीं करूँगा, जैसे उज़्बेकिस्तान है, वो कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है, ठीक? लेकिन उनका मैनरिज़्म बड़ा अच्छा है। क्या? उनका बात करने का तरीका, तहज़ीब, खाने, सड़कें, सफाई, कानून का निज़ाम, ये सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब ऐसी बात भी नहीं कि हमारे यहाँ अच्छी नहीं है। जैसे आपने बहुत से आपने हमारे यहाँ के पाकिस्तानी कहते हैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ लोग। मेहमान नवाज़ी मेहमान नवाज़ी में बहुत ज़्यादा क्या आगे? नंबर 1 के करीब अगर आप कहें तो जो कोई फ़ॉरेनर्स अगर आ रहे हैं यहाँ पे,
तो लोग रेस्टोरेंट में खाने के बिल नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। रिक्शे वाला कहता है यार मैं तुम्हें फ्री छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ऐसे। बाज़ बात आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बस आपसे हम रेंट नहीं लेंगे, आप हमारे बिल्कुल ऐसे। मेहमान हैं बाहर से। जी, बल्कि आप ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जी। ये वाहिद सिर्फ पाकिस्तान में ही होता किसी है। मार्केट में जाएँ तो वो आपसे वो फॉरेनर से पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं ले रहे हो। कितने व्लॉगर्स ने ये जो है अपनी वीडियोज़ में बताया। बहुत ज़्यादा जो व्लॉगर्स ने ये बात की है। तो इसके अलावा और क्या लगता है कोई? इसके अलावा तो खूबसूरती है, ओवरऑल डेवलपमेंट है यार। डेवलपमेंट ज़रा मैनेज्ड है चीज़ें। मेरे ख्याल में बात सारे मुल्कों में जो तो एक बात जो बड़ी अहम है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो बड़ी कन्वीनिएंट है वहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको या चिंची इस्तेमाल करनी है, या अपने बाइक है, या आपको अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट अप्लाई करनी है आपने। अब देखिए ना, जो मेट्रो है और जो ऑरेंज लाइन है, वो 2 रोड्स पे है बस। बिल्कुल। तो इतना कन्वीनिएंट निज़ाम नहीं है इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और एक चीज़ जो मुझे भी लगती है कि बाहर के मुल्कों में उन्होंने अपनी जो खूबसूरत जगह है उन्हें बड़ा कमर्शियलाइज़ किया हुआ है। Yes. टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं कि भई आप आएँ इधर। अब यूरोप है जैसा स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, मतलब यहाँ हम वीडियो पिक्चर्स देखते हैं भाई क्या जगह है। वहाँ यहाँ पे उस लेवल पे कमर्शियलाइज़ नहीं किया हुआ टूरिज़्म को। क्या कहते हैं? क्या लगता यार है आपको? दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। आप देखें कि उनका कोई भी मुकाम होगा ना, उसकी एक स्टोरी क्रिएट हुई होगी। उस स्टोरी पे मुख्तलिफ व्लॉग्स होंगे, यूट्यूबर्स बात कर रहे होंगे। जैसे अभी मैं ब्रुकलिन ब्रिज पे गया, जो न्यूयॉर्क पे है, तो आप हैरान होंगे, वहाँ भी ताले लगे हुए थे। ताले? जी, जैसे आप हमारी मुख्तलिफ जो रूहानी मुकामात हैं, वहाँ पे लोग मंदिर नहीं जैसे मांगते, कोई कपड़ा बांध देता है, अच्छा, अच्छा। कोई तस्बीह बांध देता है अपनी, कि अरे मेरी दुआ है, ये दुआ है। ऐसे हो। अच्छा, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जॉन एंड एलिया, और साथ दिल का निशान बना हुआ है। तो वो एक ब्रिज है जहाँ पे लोग आके दुआएं मांगते हैं कि हमारा यहाँ पे लवर मिल जाए हमें। ताला ताला लगा के चाबी वो उसके अंदर दरिया के अंदर फेंक देते हैं। तो वो ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, स्टोरी क्रिएट कराते हैं। अरे! अब जैसे स्टोरी क्रिएट होती है तो लोग फिर आते हैं। अट्रैक्ट होते अब जैसे स्पेन में एक चर्च है जो आई गेस 300 साल से बन रहा है, हैं। ठीक है? अब उस पे जो भी लोग जाते हैं, उस पे स्टोरी है कि 300 साल से बन रहा है, वही आर्किटेक्ट है। वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, ग्लैमराइज़ करते हैं, तो लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। जाते हैं लोग वहाँ जाके देख। ठीक है? जैसे मुझे पता चला कि व्हाइट सैंड है, उसकी मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू की, तो तजस्सुस पैदा हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में कोल्ड डेज़र्ट है स्कर्दू में, इसका पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। जी। अब देखें ना कितनी बड़ी हमारी इसमें आप कहना चाहिए फेलियर है, मीडिया का भी और गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी, गॉट ही नहीं किया, सबका ही। यानी कि पता ही नहीं। आपको पता था? मुझे पता था लेकिन मैं अभी गया नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जाऊँगा। आप किसी जनरल लोगों से पूछें, नहीं पता। नहीं पता उनको। यार एटलीस्ट आप अपनी जो चीज़ है वो लोगों तक पहुँचाएँ तो सही। मुझे तो जैसे ही पता चला, मैं पहुँच गया। फ़ौरन पहुँच गया। हाँ, जैसे मुझे ग्वादर में पता चला कि वहाँ पे एक ऐसी क्रिकेट ग्राउंड है। आपको पता है ना, क्रिकेट ग्राउंड एक वायरल हुई थी एक फ़ोटो। नहीं इसका मुझे हाँ, एक फ़ोटो थी, एक वीडियो बनी थी ड्रोन से। वो अब्दुल रहमान पौला है, मेरे दोस्त हैं, वो भी ट्रैवलर हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दी। अब देखिए उस वीडियो का उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने, अब्दुल रहमान साहब ने। वो जैसे ही मैंने वीडियो देखी, मेरी ख़्वाहिश पैदा हुई वहाँ जाने की, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक वाहिद क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी बैक साइड पे पहाड़ है, और आगे समंदर है। लेफ्ट साइड पे समंदर है, ओहो! और दरमियान में वो ग्राउंड है, वाह! स्टेडियम है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये तो। फ़ैसिनेट हुए हैं ना आप सुन के बाद? उनके बिल्कुल। अब ये बात लोगों तक पहुँचानी चाहिए। हाँ, इसका तो मार्केट करना चाहिए। कितनी मार्केटेबल बात है ये। इतना यानी कि टूरिज़्म बढ़ेगा अब जैसे हुंज़ा के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्राइम रेट नहीं है। वाक़ई में मेरा दिल किया है कि यार मैं वहाँ दिल किया ना, वो विज़िट करूँ। तो ये वो ना स्टोरी बनाने में हम नाकाम हैं। वही उसको हम ग्लोरीफाई और वो कमर्शियल गोरा है ना, नहीं कर उनको ना असाइनमेंट्स ऐसी मिलती हैं उनके स्टूडेंट्स को कि ये एक मुकाम है तारीखी, इस पे आप थीसिस करें, हुँ, ठीक है? हम तो वही थीसिस करते जा रहे हैं ना पुराने ज़माने के। किसे पिटे? हाँ, वही वही सब्जेक्ट्स हैं। उसके अंदर ग्राउंड में नहीं जाना पड़ता, बस घर बैठ के ही आप गूगल मार लिया। गूगल मार की किताबें पढ़ के आपने, वहाँ की थीसिस होते हैं, वो कहते हैं ये ब्रिज है, ये इस ज़माने में बना था, इस पे थीसिस करके आएँ। ये एक मुकाम है हिस्टोरिकल, इस पे थीसिस करके आएँ। ये एक पर्सनैलिटी का घर है, इस पे थीसिस करके आएँ। अच्छा, जब थीसिस में जब बात आ जाती है तो बात डेफ़िनेटली एक डॉक्यूमेंट हो जाती है ना। फिर आपको उसको ब्रांड करना, उसको प्रमोट करना, उसपे वीडियोज़ बनाना
आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं वीडियो देख रहा था हमारे बलूचिस्तान में एक कुन मलीर एक बीच है, वहाँ पे मेरे कौन मलीर बीच में गया हुआ? मुझे नहीं पता, तो उसने मुझे वीडियो दिखाई, उसने कहा ये देखो मैं गया था यहाँ पे जी, जी। बीच पे, तो मैंने वो देखी वीडियो। अच्छा, मुझे नहीं पता लगा ये पाकिस्तान, मुझे लगा वो बाहर की, आपको इट माइट बी मलेशिया। मलीर के बारे में बहुत सुन ले मुझसे आप। काफ़ी ज़बरदस्त बीच था, इतना बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का। वो कोफ्ता ज़रबत है बलूचिस्तान में, कुन मलीर में, कराची से 10 घंटे की ड्राइव है। कराची से 10 घंटे तो नहीं, ये जब कराची से हम ग्वादर जाते हैं, हुँ। ये 10 घंटे का ये रास्ता है। इसके मिड में करके आता है। सारे वहाँ पे शूट्स होते हैं, ये जो है अब बीच। ख़ास बात क्या है वहाँ पे आपको पता है? अब ये नहीं पता लोगों को। नहीं। वो ख़ास बात वहाँ पे ये है कि आप जैसे ही आप किसी बीच पे गए हैं कभी? हाँ जी, मैं तो कौन सी मलेशिया लंकावी गए होंगे। मलेशिया में मैं काफ़ी भी। अच्छा वो ऐसे होता है कि रोड है, हुँ। रोड से आप उतरते हैं, पैदल चलना शुरू करते हैं, थोड़ा-सा सैंड आता है और साथ पानी स्टार्ट हो जाता है। तो ये बीच हो गया, ठीक है? अब ये बीच बड़ा हैरानकुन है। ये ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से आप नीचे उतरते हैं, हुँ। ठीक है? तकरीबन 500 मीटर के करीब नीचे उतरते हैं, फिर वो वाली सैंड शुरू होती है और उसके बाद फिर पानी शुरू। ये पहाड़ के पीछे है? पहाड़ के पीछे, अच्छा। ये बड़ी ख़ास बात है। अच्छा ये मैंने देखी है शर्म अल शेख में, मिस्र में जब मैं गया। एग्ज़ैक्टली ये वो नक्शा है। अच्छा। पहाड़ पहले, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के फिर आगे जाके सैंड शुरू होती है, फिर आगे जाके बीच शुरू होता है। बिल्कुल, अब देखें ये कितनी मतलब अलमिया है कि हमारी इतनी खूबसूरत जगह बीच है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मैं वीडियो बनाऊँ। मैं कहता हूँ जी मैं अपना इसको फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैंने जो चीज़ देख ली है, मेरे दोस्त, अहबाब, मेरे लोग वो भी उसको ज़रूर देखें। नहीं, आपको तो जो है वो टूरिज़्म का जो है वो हेड बनाना चाहिए। आपने जो है, नहीं वैसे बहुत अच्छे बेहतर लोग हैं। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, एटलीस्ट जो है उस। मैं अहमद शफ़ीक साहब को जानता हूँ और मसूद अली खान साहब को, डॉक्टर कैसर को, इनके ये जिन्होंने डिस्कवर टीवी चैनल बनाया, मुझे लगता है कि ये हकदार हैं मिनिस्ट्री ऑफ इसके टूरिज़्म के, जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, जिनको एक्चुअल पता है कि कैसे है। अच्छा एक और ख़ास बात, जितनी वेव्स है ना स्पीड से, ये कुंड मलीर की जो ये आती है ना इस पे, बीच पे, मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं देखा है ऐसे। अच्छा। आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, आप खड़े हैं, आपको वेव्स कभी आगे लेके जा रही हैं, कभी पीछे लेके जा रही हैं। आप देखें कितना प्लेज़रेबल मोमेंट है कि वेव्स आपको ऊपर-नीचे कर रही हैं। तो ये जी एक बड़ी ख़ास बात है इस बीच की। हालाँकि इसको कितना हमें कमर्शियलाइज़ करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इससे टूरिज़्म हमारा बेहतर हो सकता है, हमारा जो है वो क इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो सकती है, लेकिन वही बात है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई ऐसी वो। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जाते हैं, वो आप। वीडियो बनाते हैं, लोगों को पता है। लेकिन फिर हमारे यहाँ एक और सिक्योरिटी भी तो इश्यू है ना। हाँ जी। बलूचिस्तान को हम ज़रा नो गो एरिया समझते हैं। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए भी एक ये भी एक पाकिस्तान का भी फ़िलहाल एक मसला है। अच्छा, आपने एक और बड़ा आपके अभी मैंने आपके बारे में पता किया है, जो आप श्रीलंका गए थे सूफ़ीज़्म के ऊपर। कहाँ से पता किया पहले ये बताएँ? मतलब पता नहीं, मतलब आपकी वीडियो में देखा था। क्या? मैं सुना किसी ने मुखबरी की है। ये मतलब आपने ही जो है वो वीडियो में बताया था, अच्छा, अच्छा। ये जो आप श्रीलंका गए थे सूफ़ीज़्म के, जो है कोर्स आपने किया था। जी, जी। सूफ़ीज़्म पे भी बड़ा जो है इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। ये है जी फ़िलॉसफ़ी डॉक्टर गोइनका की। गोइनका हैं ये इंडिया से थे, ये अब तो ख़ैर ये फ़ौत हो गए हैं। इनकी इनका वो आश्रम है, जिसको वो विपाशना कहते हैं। वैसे तो बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है जो कि गुरु श्री श्री शंकर करवाते हैं, ओशो का है, गुरु रजनीश का आश्रम है। तो ये मुख्तलिफ लोग करवाते हैं। मैंने उनसे किया डॉक्टर गोइनका का ये फ़िलॉसफ़ी है। वो यार मदी बड़ी मुश्किल तरीन ना, वो मेरी लाइफ़ का एक एक्सपीरियंस था कि 10-12 घंटे आपने आलती-पालती मार के बस खामोशी के साथ बैठना है आँखें बंद करके, बस और कुछ नहीं करना आपने। सुकून मारना है। वो इतना सुकून होता है कि आपको टाइम। अच्छा मेरा ना ज़िंदगी में वैसे अंदाज़ा जो टाइम है ना, हाँ। टाइम का मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि टाइम क्या है? वो 2 घंटे का हमारा पहला सेशन होता था 4 से 6, सुबह 4 से 6 ये 2 घंटे का पहला सेशन था। तो मैं अब ऐसे बैठा हूँ तो आपको अंदाज़ा होता है जैसे अभी हमने गुफ्तगू शुरू की है ना, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 10-15 मिनट हम बोल लिया हम दोनों ने तकरीबन। इसके करीब ही होगा या 20 होगा। अच्छा मैं आलती-पालती मार के मैंने अब आँखें बंद करके ऐसे बैठा हूँ तो मैं अब अंदाज़ा कर रहा हूँ कि कितना टाइम गुज़र गया है। अंदाज़ा कर रहा हूँ ना, तो 2 घंटे का सेशन है तो मैं अब अंदाज़ा किया मैंने कि लग रहा है मुझे कि 55 या 50 मिनट्स गुज़र गए होंगे।
तो मैंने जब पीछे गली की तरफ देखा ना, तो वो सिर्फ 5 मिनट गुजरे हुए थे। सीरियसली? इतना कम? इतना कम, यानी कि वक्त गुजरता ही नहीं। वो वक्त ऐसे वहां पे थम जाता है जैसे कि आप किसी दूसरे प्लेनेट में चले गए। तो वो कोर्स करने का मकसद क्या था? या आप अपने आप को सेल्फ पेशेंस लर्न करना चाहते हैं? क्या उससे फ़ायदा क्या मिला? देखिए, मैं इस तरह से सोचता नहीं ज़िंदगी में, मकसद और फ़ायदा, मैं नहीं ये सोचता। मैं कहता हूँ लेट्स हैव अ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हासिल हुआ, क्या नहीं, क्या मिला, क्या नहीं मिला। एक डिफरेंट काम है ना, लेट्स डू इट। मैं इस तरह से सोचता हूँ। तो फिर और क्या था उसमें? बस उसमें आप और कुछ था ही नहीं, उसमें यही था, अभी कुछ नहीं था। यही तो बात है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सा टाइम भाग-दौड़ में, मोबाइल यूज़ में, किताबों में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, एक्टिविटीज़ है ना, माइंड तो एंगेज है हर वक़्त। एक्टिविटी अभी हम 2 घंटे भी यहाँ बात करेंगे, हमें फ़ील नहीं होगा कि हमारा वक़्त कैसे गुज़रा है, ऐसे ही बिकॉज़ द माइंड इज़ एंगेज्ड। एंगेज। बहुत अच्छा, माइंड रुक गया वहाँ, टाइम थम गया। टाइम थम गया, सारी गेम माइंड की है। जैसे आपको शायद इश्क कभी अगर हुआ हो, तो जब आपने अपनी महबूब का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो वो 2 मिनट का लम्हा आपको ना 2 घंटे लग रहा होता है। वो वक़्त गुज़र ही नहीं रहा होता। बिल्कुल। अच्छा, सेम प्लेस है, अब महबूब आपकी आपके पास आ गई, आपने 2 घंटे गुज़ारे, वक़्त का पता ही नहीं चला, बिल्कुल। किधर गया? तो फिर मैंने उस दिन हिसाब लगाया कि जो सेकंड्स है ना, 60 सेकंड्स, एक्चुअल में ये वक़्त नहीं है। इंसान की जो कैफ़ियत होती है ना, ज़हनी कैफ़ियत, वो वक़्त है। अच्छा। अच्छा, मेरी ना वालिदा हैं, वो मेरे से अक्सर ये सवाल करती हैं कि टाइम क्या है? वो मतलब कहती हैं कि तुम दोनों भाई बिल्कुल छोटे बच्चे थे, अब इतने बड़े हो गए, अब पाँव में बच्चे हैं। तो किस तरह टाइम क्या गुज़रा है? किस तरह टाइम के क्या इसकी कुछ है ही नहीं टाइम। यस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि जो मैंने सोचा है, टाइम कुछ भी नहीं है। ये तो आपका कद है जो बढ़ रहा है। सिर्फ़ सूरज अपनी मदार में घूम रहा है, चाँद अपने मदार में घूम रहा है, बस दैट्स इट। ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए कैलेंडर बना लिया है ना, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जो कैलेंडर बना लिया हमने। मंडे से संडे और हाँ, वो अपनी सहूलत के लिए है ये। वैसे तो जो बंदा कोयले की खान में काम कर रहा है, उसका देखिए टाइम कैसे गुज़रता है। और अगर आपने भी मूवी अपनी पसंद की लगाई हुई है, जैसे आपने जोकर का लगाया हुआ है पीछे, ये आपको मूवी आप वो देखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कैसे ढाई घंटे गुज़रे। तो इसका मतलब है टाइम इटसेल्फ कुछ नहीं है। आपकी ज़हनी कैफ़ियत और एंगेजमेंट का नाम टाइम है। अच्छा। हुँ। लेकिन फिर जो आप पैदा होते हो, फिर आप बड़े होते हो, तो वो टाइम गुज़र रहे हैं, तो आप उसे पूछो। टाइम ही कहीं गुज़र रहा है, यही तो कह रहा हूँ आपको। टाइम कौन-सा टाइम गुज़र रहा है, कहाँ पे गुज़र रहा है और वो कहाँ से आया? कि सुबह होती है, रात होती है, बस शाम होती है, मौसम बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, बस यही। लोग आते हैं, जाते हैं। हाँ, बस यही हो रहा है। टाइम का देखिए, वक़्त जो है ना, वक़्त का कोई आगाज़, कोई इंतहा नहीं है। अच्छा। देखें ना, जब ये दुनिया नहीं थी, तो उससे पहले क्या था फिर? जब कायनात नहीं थी, उससे पहले क्या था? मैं तो इसको यही समझा हूँ कि ये एक सिर्फ़ एक साइकिल चलता है एनुअली, सर्दी-गर्मी का, और ये, और हम बड़े होते रहते हैं, हमें न्यूट्रिशन मिलती है, हमारा कद, हमारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती रहती हैं। एक टाइम आता है डिक्लाइन पे चली जाती हैं, बस। ठीक हो गया। तो और आप माशाल्लाह से एंकर भी हैं, बड़े आपके माशाल्लाह 92 न्यूज़ पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और आपने बड़े शोज़ कंडक्ट किए हैं। तो उसपे थोड़ा-सा बताएँ अपने एंकरेज के एक्सपीरियंस पे और किस तरह आप एंकर के फ़ील्ड में हैं, किस तरह बने और क्या इसके ऊपर? यार, मुझे असल में ना बचपन से ही क्या कहा जाए, या थोड़ा-सा जवानी कहना चाहिए, मशहूर होने का शौक था। मैंने सोचा यार, इंसान को ना मशहूर होकर मज़ा आता है लाइफ़ में, क्योंकि लोग पहचानते हैं, आपके काम ईज़िली हो जाते हैं। अब माशाल्लाह से आप कहीं जाते हैं मार्केट में तो आते हैं फैन्स आपके साथ, पहचानते हैं आप? कहीं न कहीं आ जाते हैं, माशाल्लाह आपकी तो इतनी बड़ी फ़ॉलोइंग। कहीं न कहीं आ जाते हैं। मैं इतना वो फ़ेमस नहीं हूँ जैसे कोई कासिम अली शाह हैं, या जैसे बिलाल कुतुब हैं, या नहीं, नहीं, वो पर आप माशाल्लाह अपनी जगह काफ़ी मशहूर हैं। नहीं, मैं इतना मशहूर नहीं समझता अपने आप को कि ऐसे लोग मुझे ऑटोग्राफ लेने आ जाएँ मेरे पास, और वो मेरे साथ जो है ना, वो सेल्फीज़ लेने आ जाए। कभी-कभी कोई आ भी जाता है। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि अगर आप ज़िंदगी में खूबसूरत हैं और आप फ़ेमस हैं, तो आपके डोर्स खुल जाएँगे। हुँ।
लड़की अगर खूबसूरत है, फ़ौरन उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं बचपन से ही। ऐसे ही। लड़का अगर खूबसूरत है, तो अगर वो इंटरव्यू देने के लिए गया है, ये लड़की, तो 50 नंबर लड़के को वैसे ही मिल जाते हैं खूबसूरती के, और लड़की को 80 नंबर वैसे ही खूबसूरती के मिल जाते हैं। 100% बिल्कुल सही कह रहे बाकी तो बात बाद में है ना। अब जैसे आप वॉक इन करके आप आए, आपने एक कमरे को प्रेज़ेंट कर दिया। अब जो एचआर मैनेजर है या सीईओ है, वो तो बाइस हो गया ना आपके बारे में। आपके उसका दिल भी करेगा आपके साथ ज़रा ज़्यादा टाइम लगाएँ, ज़्यादा गप लगाएँ, कोशिश करेंगे ये लड़का-लड़की हमें जॉइन कर ले, हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये देखा है, सक्सेसफुल जो लोग हैं ना, जो फेमस हैं ना अगर, उनके लिए भी डोर्स ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल। आप कहीं गए हैं, आपने अपना बताया है, यूट्यूब का बताया या आपने बताया कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एंड तो आपके लिए डोर ओपन। फ्री है, वो कहेंगे अब मैं वीज़ा लेने जब गया अमेरिका का, तो मैंने कहा जी मैं तो इस तरह किताबें हैं मेरी और मेरी लेक्चर्स देता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो ये मेरा सारा कंटेंट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो एक साइट पे उन्होंने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने खोला या नहीं खोला, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ खोला। खोल के तो उन्होंने मेरे कंटेंट पे मेरे से बात की और मुझे वीज़ा दे दिया। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये सक्सेसफुल होने के लिए, और जो मेरे शौक थे फ्री ट्रैवलिंग की, के लोग बुलाएँ और मैं मेरे ट्रैवलिंग के रास्ते मेरे लिए खुल जाएँ, तो मैंने कहा यार ये काम करना चाहिए। अच्छा, फिर राइटर भी मैंने इसलिए बना, मैंने कहा यार लिखारी है, ये देर तक याद रखा जाता है ज़िंदगी में, और ये रेफ़रेंस बुक बनता है। जैसे आपने मुझे फ़ोन किया कि वो ज़िंदा सूफ़ी किताब आप लेते आएँ साथ, क्योंकि आपके माइंड में एक रेफ़रेंस था किताब का। हाँ, आपके ज़िंदा सूफ़ी आपकी किताब पे भी थोड़ा-सा हमने बात करनी थी। उसका ज़रा ब्रीफ़ एक बताएँ, ज़िंदा सूफ़ी जो आपने किताब लिखी है, वो किससे क्या इंस्पायर होके आपने लिखी? यार वो इंस्पायर होके नहीं, वो मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखी है। अच्छा, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़र था इनका, ट्रेनर्स का और सूफिया इकराम का ना, मैं लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ करवाया करता था। तो इनसे ना लोग बहुत कार्ड लेते थे, नंबर दे दें और ये सारा ना, तो मैं साइड पे खड़ा होता था, मुझसे कोई नहीं माँगता था नंबर, ना ही मुझसे कोई कहता था कि तस्वीर खिंचवाएँ। तो मैंने सोचा यार ऑर्गेनाइज़र को कोई नहीं पूछता, जो ऑथर होता है ना या जो स्कॉलर होता है या कोई हीरो है, वो हीरो होता है फ़िल्म का। तो मैंने कहा यार ये बनना चाहिए बंदे को। अच्छा। तो ऑर्गेनाइज़र से फिर इन आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मुझे कोई पूछता नहीं था। हालाँकि मैं बहुत काम करता था, लोगों को इकट्ठा करता था, साउंड सिस्टम अरेंज करता था, हॉल अरेंजमेंट करता था, सारे ऑर्गेनाइज़ करता था चीज़ों को बड़ी। आपने कहा यार चलो मेरे पास ये सारे सूफ़ी ऑथर मेरे पास हैं, क्यों ना मैं इनको इकट्ठा करके इनसे जो है वो मालूमात, इनका स्टडी देखिए इन तक रसाई है सबसे मुश्किल तरीन काम। बिल्कुल। वो रसाई मेरी पहले थी। तो मैंने कहा इनसे फिर मैं इंट्रोड्यूस करके उसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उन दिनों में काम में नई बात अखबार में करता था, तो मुझे वो राइटिंग स्किल्स चीज़ों का भी पता चल गया। बिल्कुल। नेचुरली मुझे पता चल गया, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। हाँ, माशाल्लाह जी। आपकी उर्दू भी इतनी अच्छी है, बड़े अच्छे अल्फ़ाज़ का आप इस्तेमाल करते हैं। बस ये इसमें मेरी वाइफ़ का कमाल है वैसे। अच्छा, वो मेरे जब इंटरव्यूज़ देखती थी तो वो कहती थी कि तुम बहुत ही फ़ज़ूल उर्दू बोलते हो। मैं जी बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा यार मेरे आप, अच्छा आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं ना ज़िंदगी में, जी, जो मर्ज़ी आप बन जाएँ, आप अपनी वाइफ़ को ज़रूर हर वक़्त इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं यार ये इम्प्रेस ज़रूर हो। जी। और वो कभी नहीं होती? हमेशा नुक्ताचीनी कभी वो देखते हैं ना, वो जो एक बाज़ार में एक शख़्स उड़ रहा था ना, तो वो पीर था, पीर बना हुआ, और लोग उसको देख रहे थे, उसकी वाइफ़ भी देख के गुज़रती है। तो जब घर आता है ना, तो वो कहता है वो पीर जो उड़ रहा था ना, वो मैं ही था। हाँ, कहती अच्छा, मुझे लगा कुछ शॉपर हो रहा है। नहीं, 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 वो कहती है अच्छा, मैंने यही देखा ना, डींगा-डींगा उड़ रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना तलफ़्फ़ुज़, अपनी चीज़ें, इससे वैसे मैं क्रेडिट देता हूँ ज़िया मोहिउद्दीन साहब को। मैं तकरीबन 100 आवर्स उनको सुना है, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है सुना हो। मैं यही कहता हूँ कि जिन लोगों की उर्दू ठीक नहीं है, वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब को ज़रूर सुनें, नईम बुखारी को ज़रूर सुनें, बिलाल कुतुब साहब को ज़रूर सुनें, अनवर मसूद को वो सुनें। तो जितना ज़्यादा आप सुनते हैं, फिर आप सुनने से भी आपकी सुनने से फिर आपकी वोकैब्युलरी बेहतर हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया अलीबाग सर। आपने बहुत मज़ेदार आपसे पॉडकास्ट हुई, बहुत मज़े की बातें की हमने और अच्छा हाँ, वो बीच में एक बात रह गई, एंकर का आपने पूछा ना जब, एंकर जो भी बनना चाहता है, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी एंकर मैं बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं उनको कहता हूँ पहले आप ना अपनी नीश डिफाइन कर लें, कि आप
किस में जाना चाहते हैं? हेल्थ का प्रोग्राम करना चाहते हैं आप, मीडिया का करना चाहते हैं आप, ट्रैवलिंग का करना चाहते हैं, सियासत का, बिज़नेस का, ये नीश है ना। पहले सबसे पहले नीश डिफ़ाइन करें आप। अब अगर आपकी नीश डिफ़ाइन हो गई कि लेट्स सपोज़ आपने हिस्ट्री पे करना है प्रोग्राम, आपका हिस्ट्री के साथ लगाव है, जैसे फैसल वड़ाइच का लगाव है, देखो सुनो जानो उसने इतना बड़ा चैनल बनाया, बल्कि मैं उसकी मिसाल हर जगह देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि सीरियस कंटेंट नहीं सुना जाता, तो मैं कहता हूँ देखिए उनका तो बहुत सुना जाता है। फिर लोग कहते हैं हिस्ट्री नहीं सुनी जाती, मैं कहता हूँ हिस्ट्री तो बनाता है वो सारी, बिल्कुल तो कितना लोग सुनते हैं उसे। सेम इन डिटेल्स तो स्टेप बाय स्टेप नीश डिफाइन करके फिर आप उन लोगों को मिलना शुरू कर दें जो भी उस नीश पे काम कर रहे हैं। उसके बाद उसकी हिस्ट्री की किताबें थोड़ी सी पढ़ना शुरू कर दें। अगर हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी जा रही, तो जो हिस्ट्री के बड़े नाम हैं उनकी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन वीडियोस को देखना शुरू कर दें जो गुजर चुके हैं, और जो मौजूद हैं उनको भी आप सुनना शुरू कर दें। तो इस तरह आपके माइंड में नॉलेज आता जाएगा। जैसे नॉलेज आता जाएगा आपको क्वेश्चंस आएंगे, और फिर आप उन्हीं लोगों के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दें जो उस फील्ड से रिलेटेड है। अब एक तो आपने तैयारी की, और एक जब आप उनसे निशिस्त करेंगे तो भी नॉलेज आपका इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, इसके में 2 फ़ायदे मिलेंगे आपको। एक तो नॉलेज इन्हेंस होगा, एक आपका उनके साथ ताल्लुक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है? जैसे अगर आप किसी को वैसे रैंडम फ़ोन करें ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है आपको टाइम ना दे। हो सकता है आप मुझे कहते कि जी मैंने आपसे मिलना है, आप डिफेंस आएँ, तो हो सकता है मुझसे ना आया जाता। बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है ना, व्हाई? तो अगर आप किसी को कहते हैं जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो एक हुक मिल जाती है आपको, तो वो आपको टाइम दे देते और हैं। मुलाकात का बहाना भी मिल जाता मुलाकात का बहाना मिल जाता है आपको, है। इससे आप कनेक्टेड भी रहते हैं कनेक्टेड हो और जाते हैं। आपका जो है वो कॉन्टैक्ट्स भी और दूसरी बात, आप जब आप उनके साथ कनेक्टेड हों तो कोशिश करें कि उन लोगों को इंटरव्यू करें जो ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि वो आपको ओब्लाइज होंगे आपके अगर आप उनके पास जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, जिनका बहुत एक्सपोज़र है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उनके पास कोई रीच आउट नहीं कर रहा। बिल्कुल अच्छा, रीच आउट किससे लोग कर रहे हैं? जो नज़र आ रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, जो ज़्यादा पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, जो ज़्यादा टीवी पे जा रहे हैं, आपके उनको भी आप बुलाएं जो यानी कि इतने फेमस नहीं है लेकिन उनका नॉलेज बहुत है। उनको ज़रूर बुलाना चाहिए मेरे ख़्याल से। बिल्कुल क्योंकि जो फेमस लोग हैं कि वो नखरे करते हैं। हाँ जी वो एक तो आते नहीं, वो पहले आपके सब्सक्राइबर देखेंगे, आपके फॉलोइंग देखेंगे, और हो सकता है वो डिमांड पैसे, और डेफ़िनेटली पैसे माँग रहे हैं, इट्स ओके, उनका अपना स्किल है, उनका नॉलेज है। लेकिन मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि जितने भी सूफ़िया किराम मेरी किताब में हैं, मैंने ये उस वक़्त फेमस नहीं हुआ करते थे। मैंने इनके पास लेक्चर्स जा के अटेंड किए, और लोगों से पूछ-पूछ के मैं इन तक पहुँचा। उस वक़्त क्योंकि इतना यूट्यूब, फ़ेसबुक था नहीं ना, ये तो काम मैंने शुरू किया था 2005 में। तो इसलिए उन लोगों को डिग करें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि उसके पास सब्सटेंशियल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो आपको बोर ना करे। आई आई बढ़िया ना हमारे हाँ, ऐसे ही कंटेंट अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसे लोग मिलते हैं आपको ज़्यादातर सेमिनार्स और लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस में। वहाँ जाएँ, वहाँ उनके साथ आइस ब्रेकिंग करें, और उनसे कहिए मैं आपसे यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना जी, हम टाइम कैसे लें? हमें तो कोई जानता नहीं, बिल्कुल ना हम किसी को जानते हैं। तो मदी साहब, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम। आपने 100 पॉडकास्ट कर लिए, बिल्कुल आपने जब पहला पॉडकास्ट किया था, तो आपको भी कोई नहीं जानता था। बिल्कुल तो ये एक पूरा पैकेज को आप लेके चलें, तो आपका जो रास्ता जो है ना, वो बनता जाएगा। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा आपने बिल्कुल सही बताया और बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अली साहब आप आए पॉडकास्ट में हमारी बहुत मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं आपके साथ, एक जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, हाँ जी और एक जो ये काबिज़ हुआ है, अरे के। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अच्छे से कमेंट कर दें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।